चलिए देखिए, ये नया चैप्टर स्टार्ट करना है, आज नया यूनिट स्टार्ट करना है। एक यूनिट रह गया हमारे पास ऑप्टिक्स, तो उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, ये हमें स्टार्ट करना है आज। तो टाइप्स ऑफ डायोड कल करा दिए मैंने रजत मेरी। तो रे ऑप्टिक्स में आप ये देखिए, कल करा दिए बेटा मैंने रे टाइप्स ऑफ डायोड। आप मेरे से वीडियो ले लेना अगर किसी को नहीं मिले तो, ठीक है। किसी ने नहीं पढ़ा था तो कल छुट्टी कर ली, तो आप मेरे से वीडियो ले लेना, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से सिलेबस से हट चुका है। कोई रिफ्लेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, मिरर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना इस साल सिलेबस में रे ऑप्टिक्स। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्शन से। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और ये लाइन नॉर्मल लाइन है। तो जब आप लाइट रे को एक मीडियम से, यहाँ पे आपने लाइट रे इंसिडेंट कराई, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। जब आप लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हो, तो लाइट क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रेयरर मीडियम क्या होते हैं, रेयरर मीडियम वो होते हैं जिनमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। डेंसर मीडियम वो होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा लाइट रेयरर से डेंसर जाए, ऐसा हो सकता है कि लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड में भी चेंज आता है, वेवलेंथ में भी चेंज आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया, नहीं हुआ बताइए। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको? इतनी बात, 10th वाली बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मुझे इससे आगे कराना है आपको। जल्दी से नोट करिए। नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा आज ऑप्टिक्स के, ठीक है। सेमीकंडक्टर के आपके पास पहुंच चुके होंगे पहले नोट्स, है ना। नोट करें बेटा सब जल्दी से। नोटेड, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट लाइन है, जो इंसिडेंट लाइट रे है, जो नॉर्मल लाइन है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है,
ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, द इंसिडेंट लाइट रे, द नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, जैसे ये मेरे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है, ये नॉर्मल लाइन है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये लाइट मीडियम 1 से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मीडियम 2 में जा रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जा रही होगी, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम मीडियम 1 और मीडियम 2 की तरह सोचो। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये सेकंड लॉ है, ये कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, मतलब होता है फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ पेयर जा रही है। रिफ्रैक्शन सपोज करिए कि वो 40 आएगा, ठीक है, आपने दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड आंसर आ गया, ठीक है, साइन 30 अपॉन साइन 45 आ गया हमारे पास 1/2। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप सपोज करें कि आंसर आपका 1/√2 आ गया, अब आपने आई को 30 डिग्री से बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया, तो ये जो आर है ना, इसको भी अपने आप क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, ताकि साइन आई अपॉन साइन आर करके जो आंसर आए, वो आंसर वही आए जो पुराना आ रहा था, मतलब 1/√2 आए, ठीक है। इज इट क्लियर कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ एन लिखते हैं, लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे लाइट 1 से 2 पे जा रही है, तो हम लिखते हैं 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। व्हाट डज 1 एंड 2 मींस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि लाइट 1 से, इसलिए 1 एंड 2 लिखा, ठीक है। समझ में आ गया सबके, तो पूछिए। एनी डाउट्स, साइन वाला क्या बताना है, साइन वाला क्या बताना है। साइन वाले मैंने ये बताया ना कि जैसे साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और वो लिखा जाता है 1 एंड 2। दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, नोटेड। चलिए, ये सब तो अभी आपका वही चल रहा है, सेम जो आपके पास 10th में आपने पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक तो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। यहाँ पे c जो होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जो v होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c तो फिक्स रहेगा, c की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो v होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मीडियम बदलता रहेगा तो लाइट की स्पीड भी क्या होती रहेगी, उस मीडियम में बदलती रहेगी। तो ये v अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो c है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो व्हाट डज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम लाइट की जो स्पीड है एयर में, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं जो लाइट की स्पीड मीडियम में है, तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इज इट डन? इतना समझ में आ गया नहीं? देख ले यार वो कहाँ जा रहा है पान से लाइए ना मेरे यहाँ। साइड में रखवा दे एक तरफ स्लैब में, मैं लिखता रहूंगा उधर वाली स्लैब जो खाली पड़ी है। कर लिया सबने नोट ये? इसके बाद आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 एंड 2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होता है, हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। जैसे 1 एंड 2, 1 एंड 2 इंडिकेट कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे आपने कहा भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इतना है। लेकिन अगर आप उसी ग्लास को वाटर से कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप रिलेटिव निकाल रहे हो। आप उसी ग्लास को डायमंड से कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप रिलेटिव निकाल रहे हो। मतलब रिलेटिव के टाइम पर क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं दो मीडियम के बीच। तो उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, टू को हम कैसे लिखेंगे, 1 एंड 2 को लिखा जाएगा 1 एंड 2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। तो हम इसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद मीडियम 1, ठीक है। फिर ये जो n1 n2 लिखा हुआ है, इस n2 को लिख सकते हैं हम c अपॉन v2, इसको लिख सकते हैं c अपॉन v1। तो ये हो जाएगा 1 एंड 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। एक फॉर्मूला और आ गया स्पीड की टर्म में। यहाँ v1 इंडिकेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 इंडिकेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फिर v1 को लिख सकते हैं आप न्यू इंटू लैम्डा 1, इसे लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा 2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आ गया 1 एंड 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के दो, ठीक है।
नोट करिए इसको।